गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को आपका हिंदी का चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोगों में को मैंने चैप्टर 3 कहाँ तक कंप्लीट करा दिया था, रीडिंग हो चुका था। पेज नंबर 20 के 3rd पैराग्राफ तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया था। तो आज मैं उसके आगे पढ़ूँगी। 3rd पैराग्राफ में क्या था बच्चों कि वो अपने गांव जाते हैं, गांव का नाम श्यालदा गांव जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे उनका जीवन बहुत ही, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनका जीवन वहाँ पे बहुत ही अच्छा बीतता है और बहुत ही प्राकृतिक में वो खो जाते हैं और वो उन्हीं प्रकृति वाली चीज़ों को अपने जो भी निबंध हो गया, उपन्यास हो गया, उन सब में उनको लिखते हैं। तो उनके आगे इस पैराग्राफ के आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ का समय सफल और सुंदर रचनाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लगभग 4 वर्षों तक उन्होंने निरंतर अच्छे निबंध, कहानियाँ और कविताएं लिखी, अपितु अच्छे नाटक भी लिखे। बलिदान बंगला साहित्य का एक श्रेष्ठ नाटक है। जो एक बलिदान नाटक अंडरलाइन करेंगे आप लोग। ये जो बंगला साहित्य का बहुत ही श्रेष्ठ नाटक है, बहुत ही अच्छा नाटक है ये। तो यहाँ पे जो श्यालदा गांव है, वो यहाँ पे उनका समय बहुत ही सुंदर रचनाओं से रचनाएं करते हुए बहुत ही अच्छा बीता और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे नाटक, उपन्यास, कविताएं सब कुछ लिखे, जिसमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सा था? बंगला साहित्य का बलिदान नाटक सबसे श्रेष्ठ था। चित्रांगदा भी अपने ढंग की एक बेजोड़ रचना है। चित्रांगदा भी इनकी एक रचना है बहुत ही बड़ी। उनके गीत काव्यों की श्रेष्ठता भी अपने चरम सीमा पर पहुंचने लगी थी। उनका सोनाखरी नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। प्रकाशित मतलब कि छपा और मतलब फैला, जिसे कहते फेमस हुआ। इसके 2 वर्ष बाद चित्रा और फिर उर्वशी प्रकाशित हुए। ये रचनाएं विश्व साहित्य में सौंदर्य की दृष्टि से बेजोड़ थे। जो ये सब रचनाएं हैं, अंडरलाइन करेंगे आप लोग, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं थी। रविन्द्रनाथ का हृदय देश प्रेम से परिपूर्ण था। वे विदेशी शोषण के विरोधी थे। काका कालेलकर के शब्दों में, देशभक्ति उनका व्यसन नहीं किंतु स्वभाव था। रविन्द्रनाथ कहते थे, तुम अपने को पहचानो, अपना जीवन शुद्ध और समृद्ध करो, तपस्या से तुम्हारी शक्ति अपने आप बढ़ने लगेगी। फिर किसी की ताकत नहीं जो तुम्हारा अपना अपमान करे। वे चाहते थे भारत के प्राचीन आदर्शों को फिर से जागृत और जीवित करना चाहिए। उन्होंने आर्यों की सभ्यता तथा उपनिषदों पर व्याख्यान दिए और सिखों, राजपूतों और मराठों की वीरता का आत्मविश्वास की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस समय उनका सबसे बड़ा स्मृति चिन्ह शांति निकेतन है। इस विश्वविख्यात विश्वविद्यालय की स्थापना 1901 में हुई। 1901 में कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? शांति निकेतन की। ठीक है। शांति निकेतन में पश्चिम की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को कुछ अंशों में ग्रहण किया गया। शांति निकेतन एक आदर्श संस्था समझी जाने लगी और इसमें देश की नहीं विदेशों से भी विद्यार्थी अध्ययन हेतु आने लगे। इसी प्रकार विदेशों से अध्यापक शांति निकेतन में आकर पढ़ाने लगे। इनमें दीनबंधु, एडूज और पियर्सन प्रमुख थे। कविवर का गृहस्थ जीवन काफ़ी सुखी था। उनकी धर्मपत्नी उनके विद्यालय संगठन के कार्य से भरपूर सहयोग देती थी। सन 1902 ईस्वी से उनके जीवन का दुखमय अध्याय आरंभ हो गया। उनके जीवन का दुखमय अध्याय कब से आरंभ हो गया? सन 1902 ईस्वी से। ठीक है। इसी वर्ष उनकी पत्नी का निधन हो गया। 2 वर्ष बाद ही उनकी दूसरी कन्या की मृत्यु हो गई। नियति का निर्दयी प्रहार यही तक सीमित नहीं रहा। 1 वर्ष बाद उनके बड़े पुत्र की भी मृत्यु हो गई। अपने इस पुत्र को वे बहुत प्यार करते थे। मृत्यु के इन प्रहारों से कवि की आत्मा कंद्रन। नेक्स्ट पेज पे आ गई। नेक्स्ट पेज है आप लोगों का पेज नंबर 21। मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। उनके बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई
अपने इस पुत्र को वे बहुत प्यार करते थे। मृत्यु के इन प्रहारों से कवि की आत्मा क्रंदन कर उठी। क्रंदन मतलब रुदन, यानी कि अंदर से रोने लगे, उनकी आत्मा रोने लगी। स्मरण, खेवैया और नौका डूबी शीर्षक रचनाएं इस काल की हैं। इस शोक के बीच कवि को एक दूसरा दिव्य प्रकाश प्राप्त हुआ। तब निश्चित रूप से उन्होंने यह जान लिया कि मृत्यु अंत नहीं, जीवन की पूर्णता है। इसके बाद कवि ने पश्चिम में जाना प्रारंभ किया। पहले वे बीमारी की अवस्था में इंग्लैंड गए और वहाँ उनका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ जो सफल रहा। यही वह समय था जब उनकी गीतांजलि नामक बांग्ला कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ। जब वो इंग्लैंड गए तो वहाँ पे उनकी गीतांजलि नामक कविता का इंग्लिश में अनुवाद हुआ, इंग्लिश में लिखा गया। अनुवाद स्वयं कवि ने ही किया था। इस काव्य पुस्तक ने उन्हें विश्वविख्यात कर दिया। वे 1913 ईस्वी में भारत लौटे। भारत आने के कुछ सप्ताह बाद ही उन्हें विश्व साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। देश विदेश में उनकी धूम मच गई। तो जब उनके दुख का घड़ी था तब उन्होंने कौन कौन सी अपनी रचनाएं लिखी? स्मरण, खेवैया और नौका डूबी शीर्षक नामक अनेक रचनाएं की, जो इस शोक समय की थी। और फिर 1913 में वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन होने के बाद वहाँ पे उनकी जो गीतांजलि नामक एक कविता थी उसकी अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और फिर 1913 में वो भारत लौट आए। और भारत लौटने के बाद एक सप्ताह बाद उन्हें विश्व साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, और उसके कारण वो देश विदेश में उनकी धूम मच गई। उन्होंने राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए विश्व भारती नामक संस्था की और ग्राम सुधार के लिए श्री निकेतन की स्थापना की। श्री निकेतन विश्व भारती का एक विभाग है। नोबेल पुरस्कार और अन्य पुस्तकों से उन्हें जो कुछ मिला वह सब उन्होंने इस संस्था के लिए खर्च कर दिया। संसार के विभिन्न देशों के विद्यार्थी यहाँ अध्यापन करने के लिए संस्कृति के बंधुत्व में परस्पर मिलजुल कर रहते थे। यूरोप और एशिया के बड़े बड़े विद्वान यहाँ आते और यहाँ रहकर भारतीय कला, संगीत और संस्कृति का अध्ययन करते। तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में यही था कि जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इनके जीवन चरित्र के बारे में लिखा था कि इन्होंने कब कौन सी रचनाएं की, कैसा जीवन जीते थे, इनका जीवन जो था, देश के प्रति इनका प्रेम जो था, उसके बारे में ये कविताएं थी। ये चैप्टर था। तो आप लोगों को ये अच्छे से रीडिंग करना है। कब उन्होंने कौन सी रचना की, कौन से सन में उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, कब से उनके जीवन का दुख की घड़ी स्टार्ट हो गई, समय स्टार्ट हो गया। तो ये सब आप लोगों को याद करना है और अंडरलाइन करना है, और रीडिंग अंडरलाइन करना है, और वर्ड मीनिंग भी अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए। मैं वर्ड मीनिंग की पिक क्लिक करके आप लोगों को सेंड कर दूंगी। तो आप लोगों का जो एक्सरसाइज होगा वो नेक्स्ट डे वीडियो में बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।